तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अध्याय में हम सभी ने जैव प्रक्रम का पार्ट 1 को समाप्त कर लिया है और आज इस अध्याय में हम सभी जैव प्रक्रम के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने जितने भी स्वपोषी थे, परपोषी थे, मैंने उनके बारे में बताया और आज इस अध्याय में मैं आप सभी को परपोषण और उनके प्रकारों को बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा? परपोषण और उसके प्रकारों को बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आपने पिछले अध्याय को नहीं देखा है तो जाइए जाके देखिए। ठीक है, यानी पहला पार्ट में मैंने जो एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और जाके वहां पर देखिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने वहां पर पूरा एक्सप्लेन के जरिए पढ़ा रखा है। अगर आप वहां पढ़ के अगर उसके बाद ये वाला पार्ट 2 पढ़िएगा तो आपको काफी अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी यहाँ पर है कि परपोषण के प्रकार बच्चों जानते हैं। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आप लोगों का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन? तो ये मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है, यहाँ देखिए, पहला होता है मृत जीवी पोषण। क्या होता है? मृत जीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला होता है मृत जीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषी पोषण। यहाँ देखिए, दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको, प्राणी प्राणी सम जो है कि पोषी पोषण होता है। ठीक है, प्राणी सम पोषण इसको हम लोग कहते हैं। तो हम आप लोग को एक एक करके तीनों के बारे में बताते हैं। देखिए, पहला जो है पोषण के 3 प्रकार में पहला प्रकार है मृत जीवी पोषण। ये मृत जीवी पोषण क्या होता है? देखिए, ग्रीक शब्द सेप्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। ग्रीक में एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है सेप्रोस। ठीक है, और वो सेप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण होता है। अतः इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, ऐसा जीव क्या करता है? अपना भोजन जो है, ठीक है, मृत जीवी पोषण में क्या होता है? जीव क्या करता है? अपना जो पोषण है बच्चों, अपना जो पोषण है वो मृत जंतुओं, जो जंतु मर जाते हैं, ठीक है, मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। उससे ही हम लोग कहते हैं मृत जीवी पोषण करते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। और वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करता है उसे हम लोग मृत जीवी या सेप्रोफाइटस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी या सेप्रोफाइटस कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। आइए आगे देखते हैं, यहाँ क्या है। अनेक कवक, ठीक है, अनेक कवकों, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण इसी विधि से होता है। मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। जितना भी ये जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या करता है? पोषण जो है कि इसी विधि से, यानी कि मृत जीवी पोषण के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। मृत जीवी पोषण का प्राकृतिक में बहुत ही अधिक महत्व होता है। जितना भी मृत जीवी पोषण है उसका प्राकृतिक में बहुत अधिक महत्व होता है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात, जितने भी जंतु और पौधे की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात मृत शरीरों को मृत जीवी अपघटित कर देता है। क्या कर देता है? अपघटित, यानी डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, अपघटित कर अर्थात सड़ा गलाकर उसके मूल तत्वों में बदल देता है। उसको सड़ा गला के उसके मूल तत्वों में बदल देता है। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पादन गैस वातावरण में मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, वातावरण में क्या होता है? मिल जाती है। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र प्राकृतिक में निरंतर चलता रहता है। इसी कारण सूक्ष्म जीवी अपघटक भी कहलाते हैं। जितने याद रखिएगा, जो ये मृत जीवी सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी अपघटक भी कहलाते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि जो मृत जीवी होते हैं वो अपघटक भी कहलाते हैं।
ठीक है। अपघटक भी कहलाते हैं, याद रखना है आप सभी को। जितने भी मृत जीवी है वो अपघटक भी कहलाते हैं, और इसलिए अपघटक कहलाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, याद रखना है आपको। मृत जीवी क्या करते हैं, जितने भी जीव जंतु मरते हैं उसको सड़ा गला देते हैं। आप लोग कई बार रोड पर देखते होंगे या फिर चौक चौराहा पर देखते हैं, कोई कुत्ता रोड में एक्सीडेंट कर जाता है या फिर कोई बिल्ली एक्सीडेंट कर जाती है, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होता है, देखिए तो उसको अगर कोई फेंक दिया तो ठीक है, अगर नहीं फेंकता है तो वही धीरे धीरे सड़ने लगता है, गलने लगता है, और धीरे धीरे सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह देखिए वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी मृत जीवी होते हैं उसको वो क्या करते हैं, उसको खा के पचा के उसी को नष्ट कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। तो वही मृत जीवी होता है, नॉर्मली आपको यही याद रखना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। दूसरा प्रकार है परजीवी पोषण। दूसरा प्रकार क्या है, परजीवी पोषण। ठीक है, पोषण एक तरीका है, मैं बार बार बोला हूँ, पोषण क्या है, एक तरीका है भोजन ग्रहण करने। ठीक है, पोषण क्या है, तो एक तरीका है। कौन सा तरीका है, तो पोषण वह विधि है, आप लोग याद रखिएगा, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को क्या करता है बच्चों, ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। पोषक तत्व को ग्रहण कर लेगा और उसका शरीर में उपयोग करेगा तो वही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये सब तरीका है भोजन को ग्रहण करने और उसका अवशोषण करने का। तो दूसरा तरीका होता है हम लोग का परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी पोषण। परजीवी देखिए यहाँ क्या दिया है, पारासाइट। पारासाइट शब्द दो ग्रीक, ठीक है, पारासाइट शब्द दो ग्रीक शब्दों पारा और साइटोस के मेल से बना है। पारा का अर्थ बगल और बगल या पार्श्व है। ठीक है, पारा का अर्थ क्या होता है, बगल होता है, या फिर आप पारा का अर्थ आप बगल भी कह दीजिए या फिर उसको क्या कह दीजिए, ये कह दीजिए, पार्श्व कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तथा साइटोस का अर्थ पोषण होता है। साइटोस का अर्थ क्या होता है, पोषण होता है। इस प्रकार के पोषण में याद रखिएगा, परजीवी पोषण का मैं बात कर रहा हूँ। परजीवी पोषण में क्या होता है, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा, ये जो रेड कलर में दिख रही है, ये सब चीज अगर आप याद नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट में इसको नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल यहाँ नोट में क्या कीजिए, परजीवी पोषण लिख के आप ये पूरा लिख दीजिए। यहाँ पर है परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन जो है कि प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार का पोषण जब भी होगा ना तो क्या करता है, ठीक है, यहाँ देखो दिया गया है ना बाबू, इस प्रकार के पोषण में जितने भी जीव है दूसरे प्राणी के संपर्क में, दूसरे प्राणी के संपर्क में रह के अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर जो है कि उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, और उसी से अपना क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है। याद रखना है आप लोगों को। ऐसे जीवों को भोजन अन्य प्राणियों के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है ना, ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणियों के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, और इस माध्यम से जो भोजन करते हैं उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं, यानी कि जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर इंडिपेंड रहे। ठीक है, वैसे जीव को हम लोग परजीवी कहते हैं। जिस जीव के शरीर से, आगे दिया है कि और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। ठीक है, परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे कि अमरबेल तथा कई जंतु जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, पेटवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी आदि में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि आप यही समझिए कि जो परजीवी होता है, यहाँ देखिए ये जो परजीवी है ये अपना भोजन, ठीक है, दूसरे के माध्यम से प्राप्त करेगा। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, अपना भोजन ये दूसरे से जो है कि प्राप्त करेगा। वही यहाँ पर दिया गया है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वे पोषी कहलाते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई जीव है और हम भोजन आपसे प्राप्त करते हैं तो आप पोषी कहलाइएगा बच्चों, आप क्या कहलाइएगा, पोषी। ठीक है, वही यहाँ दिया है। और ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जैसे अमरवेल, यहाँ देखिए दिया है ना, अमरवेल आप अक्सर देखिएगा कि जंगल झाड़ में जो है ना, जिसको अमरलत्ती भी गांव समाज में कहते हैं, अमरवेल जो होता है अक्सर देखिएगा गांव समाज में
छोटा छोटा गाछ में या पौधा में जो है ना ये बिखरा रहता है पूरे, ठीक है, वही अमरबेल होता है। आप देखे भी होंगे पीला पीला कलर करके होता है, ठीक है। गाछ या झाड़ी में जो है कि लिपटा रहता है, वो ऐसा माना जाता है कि वो मरता नहीं है। उसको थोड़ा सा तोड़ के कहीं फेंक दीजिए ना, वो फैल जाएगा, यानी वो अपना भोजन खुद थोड़ा बना रहा है, वही दूसरे के जो है कि संपर्क में आके, दूसरे पौधा के संपर्क में आके वो अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। इसी तरह गोल कृमि देखिए, बहुत सारा कृमि है जो कि हम लोग का पेट में भी है, तो हम लोग भोजन करते हैं तो वही भोजन को वो क्या करता है, खा लेता है, यानी हम ही लोग ने उसको भी अपना पेट में पाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग पोषी कहलाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको कि और जीव के, यहाँ से पढ़ लीजिए कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं। परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे अमरबेल तथा कई जंतुओं जैसे गोलकृमि, हुकवर्म, पेटवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया, परजीवी आदि में पाए जाते हैं। ये सब चीज आपको समझना है और अच्छा से याद करके रखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कुछ और है इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर, हाँ चलिए अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया गया है, देखिए सभी परजीवियों के भोजन में समरूपता नहीं होती है। जितना भी परजीवी है सबका भोजन में जो है कि समरूपता नहीं होती है, ठीक है, समरूपता नहीं होती है। परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होती है। और जितना भी परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वो हमेशा तरल रूप में प्राप्त करता है। किस रूप में? तरल रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार में है हम लोग का प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, मैंने आपको बोला था कि पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषी पोषण, ठीक है, प्राणी संपोषण। तो आइए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यहाँ देखिए दिया गया है कि होलोजोइक, क्या दिया गया, होलोजोइक शब्द 2 ग्रीक शब्दों, ये याद नहीं भी कीजिएगा या इसको नोट नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बुक में है तो आप लोग इसको पढ़िए। होलोजोइक शब्द 2 ग्रीक शब्दों होलो और जोइक के मेल से बना है। किस किस से बना है? होलो और जोइक के मेल से बना है। होलो शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से है। होलो शब्द का अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से, पूरा रूप से, देखिए है ना, पूर्ण रूप से या पूरी तरह, पूरी तरह कहते हैं ना, पूरी तरह, पूरी तरह। तथा जोइक का अर्थ तंतु जैसा। जोइक का अर्थ क्या होता है बच्चों? तंतु जैसा होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम नॉर्मली जो इसका डिफिनेशन की बात करें तो देखिए है यहाँ कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन, जिसमें प्राणी क्या करेगा? अपना भोजन, है ना, यहाँ अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। किस द्वारा ग्रहण करते हैं? जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग प्राणी संपोषण जो है कि कहलाता है। वही क्या कहलाता है? प्राणी संपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि हम लोग जो जैसे भोजन करते हैं ना, तो हम लोग आएंगे प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएगा, हम लोग आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग का भोजन करने का तरीका अभी यहाँ पर देखिए दिया गया कि जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं वो तरीका प्राणी संपोषी में आएगा, प्राणी संपोषी पोषण में आएगा। हम सब बार बार आप ये सोच रहे हैं कि सर प्राणी संपोषी पोषण क्यों बोलते हैं, ये आपको समझ में आएगा। देखिए वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है उसी को हम लोग प्राणी समभोजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्राणी समभोजी कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग मनुष्य, मेढक, ठीक है, जितने भी सांप, घोड़ा, बकरी, कुत्ता है, ये सब प्राणी समभोजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? प्राणी समभोजी कहलाएगा। क्योंकि इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। देखिए एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि इसका डिफिनेशन को मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं। वैसा पोषण, अगर आपसे एग्जाम में फंसे या पूछे कि प्राणी संपोषण के बारे में बताइए, तो आपको नॉर्मली यही लिखना है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन, ठीक है, प्राणी जो है, हम लोग जो है अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि,
तो जंतु लोग भोजन ग्रहण कैसे करता है? मुख से खाता है, मल द्वार के माध्यम से बाहर करता है, यही तरीका है ना जी। जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाता है? प्राणी सम पोषण कहलाता है बच्चों। वैसे जीव जिसमें इस विधि के पोषण होता है वह प्राणी समभोजी कहलाता है। जैसे कि यहाँ दे दिया है कि इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है ना, आदि में पाया जाता है। अब है हम लोगों का कि जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जीवों में जो जो जीव है उसमें पोषण प्राप्त करने की विधि क्या है, कौन कौन तौर तरीका है। तो यहाँ है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत अलग अलग जीवों में होती है, जिसे प्राप्त करने के तरीके भी जीवों में विभिन्न तरह के होते हैं। अब जैसे हम है तो मेरा जैसे हम लोग हो गए, हम लोग आएंगे प्राणी सम भोजी के अंतर्गत, तो हम लोग का जो पोषण प्राप्त करने का तरीका है वो अलग है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, उसके बाद में शेष से निष्कासन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं, ठीक है, जिसमें कोई निश्चित अंग नहीं है भोजन प्राप्त करने का, वो डायरेक्ट क्या करेगा, अपने उत्पाद की सहायता से भोजन को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, उसी तरह पैरामीशियम भी होता है। तो वही यहाँ दिया गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के तरीके भी जीवों में विभिन्न तरह के होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण, याद रखना है कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य अपदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये अमीबा, अभी नहीं बताया हूँ, आगे बताऊंगा। जो अमीबा होता है ना, उसका शरीर के किसी भी अंग से जो है कि भोजन को शरीर में ले लिया जाता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे बहुकोशिकीय जीव हम लोग हो गए, कुत्ता, बिल्ली, शेर हो गया, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। इसमें क्या होता है, जटिल बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में इसके लिए एक कोई खास अंग होता है। ठीक है, जितना भी बहुकोशिकीय जीव है बच्चों, उसमें क्या होता है, अब भोजन करने के लिए एक विशेष अंग दिया होता है, तो वही चीज यहाँ है। तो इस तरह से हम लोगों का ये समाप्त होता है। अब हम लोग का एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही गजब है, वो स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है पौधों में पोषण। अब हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधों में, किसमें, पौधों में पोषण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। इस आधार पर, पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी, स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहा जाता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, और मैं आपको पिछले पाठ में बताया था कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा वो अपना भोजन खुद बनाता है। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। याद रखिएगा, जो अपना भोजन क्या करते हैं, नहीं बना पाते हैं, वे दूसरों पर आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग, क्या हम लोग भोजन बना पाते हैं? नहीं, तो हम लोग दूसरों पर आधारित होते हैं, हम लोग दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, देखिए, वे यहाँ पौधा का बात दिया है, तो वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, बहुत सारा पौधा भी है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो वे क्या करते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार के पौधों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है मृतजीवी और दूसरा होता है परजीवी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। बच्चों याद रखिएगा, यह प्रकाश संश्लेषण इसके अंतर्गत नहीं होता है, इसलिए अपना भोजन इसके अंदर नहीं बन पाता है, और इसलिए ये दूसरों पर आश्रित होता है। मृतजीवी पौधों में क्या क्या आएगा, देखिए, मृतजीवी पौधों में क्या क्या आएगा। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। देखिए, जितना भी सरल गरल चीज है ना, वहां से कार्बनिक पदार्थों से अपना ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे गोबर छत्ता, आप लोग अक्सर देखेंगे कूड़ा कचरा में जो है ना, वो उसको हम लोग बचपन में बेंगा का घर बोलते थे, वो ना छत्ता टाइप का निकल जाता है, ऊपर से गोल रहता है। ठीक है, मशरूम जैसा जो रहता है, गोबर छत्ता होता है। ठीक है, उसी को मशरूम कहते हैं। देखे होंगे आप लोग, या बांस के जड़ में भी देखे होंगे, वो सब उग जाता है। तो वही चीज है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, क्योंकि उसके अंदर
प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, तो वो क्या करता है, अपना भोजन सड़े गले जो है कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण कर लेगा। जैसे गोबर छत्ता, अभी मैंने बताया आपको कि उसको अंग्रेजी मशरूम कहते हैं, मशरूम के आकार का ही होता है गोबर छत्ता। उसको हम लोग बचपन में कोई कोई उसको जो है ना कहता था कि इसके अंदर छोटा छोटा सांप रहता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, बचपन की मान्यता जानी गई। जबकि परजीवी पौधों जबकि परजीवी पौधे अपने, अब यहाँ देखिए ये दे दिया हम लोग का मृत जीवी के बारे में, अब हम लोग का परजीवी के बारे में। जबकि परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या करता है, अपना पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित है। अमरबेल आप लोग देखे होंगे, लत्ती टाइप का होता है, ठीक है, जंगल उंगल में देखिएगा छिपल रहेगा, ठीक है, मैंने बिखरा हुआ रहेगा, लगेगा आपको कि कितना है यहाँ पर, वही अमरबेल होता है। हालांकि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में भी लगा दिया है, उस तस्वीर को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वही अमरबेल होता है। तो फाइनली हम लोगों ने ये जाना कि जो पौधों में जो पोषण होता है वो किसके माध्यम से होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पौधा है जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, याद रखिएगा, बहुत सारा ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। तो वैसे पौधों को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में। कौन कौन वर्ग में, तो पहला मृत जीवी में बांटा गया है, किसमें, मृत जीवी में, और दूसरा बांटा गया परजीवी में। तो मृत जीवी में हम वैसे पौधों को रखेंगे जो अपना भोजन सड़े गले अकार्बनिक लवणों से प्राप्त कर लेता है, जैसे कि मशरूम, ठीक है, गोबर छत्ता जिसको कहते हैं। और परजीवी में हम लोग वैसे पौधे को रखते हैं जो अपना भोजन, ठीक है बच्चों, जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं परजीवी, जैसे कि अमरबेल, जैसे कि अमरबेल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बारीकी से सारा का सारा चीज खत्म हो मैं कर पाऊँ। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरा चैनल में अगर आप आए हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। इससे पहले मैंने हिंदी के 2 अध्याय को समाप्त कर दिया है, तब तक आइए आप वहां से देखिए। मैं पढ़ाते चलूंगा, 2-2 चैप्टर करके हर लेसन में डालते चलूंगा, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से नंबर लीजिए और हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ क्या है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में फंसता है। हालांकि पिछले पाठों में मैंने बताया था, पिछले पाठ में भी मैंने पार्ट 1 में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, एक बार फिर बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधों, ठीक है, सभी हरे पौधों में पर्णहरित होता है, याद रखिएगा, सभी हरे पौधों में पर्णहरित, ठीक है, पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता होती है। और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की उसमें क्षमता होती है, इसलिए वो अवशोषित कर पाता है, ठीक है, क्षमता होती है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक, आइए आगे देखते हैं यहाँ पर, सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थितीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज, जो है कि ग्लूकोज जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसके माध्यम से हो पाता है, तो पर्णहरित के माध्यम से हो पाता है। क्योंकि पर्णहरित क्या करता है, सूर्य से ऊर्जा को खींच लेता है, सूर्य से ऊर्जा को क्या करता है, खींच लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेके और जड़ के माध्यम से जल आता है, और इन सभी के माध्यम से जो है कि पत्तियों में ग्लूकोज का निर्माण करता है बच्चों। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए, अभी बता दिया था प्रकाश संश्लेषण। पौधे इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते हैं,
वरन वे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को भी स्थितीकरण रासायनिक ऊर्जा में जो है कि करते हैं, जो कि ग्लूकोज के अणु के रूप में क्या हो जाता है, असंचित रहता है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ दिया गया है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के द्वारा जो है कि व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण दिया है, उसके माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि यह रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। आइए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखिए पौधे क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, हरे पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो क्या करता है, सूर्य प्रकाश को सूर्य से जो है कि अपना ऊर्जा को लेता है। देखिए समझिए इसको, आपको पूरा समझ में आएगा। सूर्य से ऊर्जा को स्टॉक कर लिया, ठीक है, खींच लिया ऊर्जा को। फिर पत्तियों में क्लोरोफिल होता ही, आपको पता है। मान लीजिए इसको पत्ता है, इस तीर को थोड़ा देर के लिए पत्ता मान लीजिए। पत्ता में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के ऊर्जा को खींच लेता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को खींच लेता है। और जड़, जो जड़ होता है, जड़ क्या करता है, H2O लेता है। जड़ वृक्ष होगा तो जड़ होगा ही ना जी। जड़ क्या करता है, H2O, H2O का मतलब वो जल को लेता है। अब प्लस में यहाँ देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि ये 6 और ये 12 संतुलित करने के लिए दिया गया, ये 12 और ये 6 संतुलित किया। इस समीकरण को संतुलित करना होता है, मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। यहाँ है 6, ठीक है, 6CO2, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लिया पौधा, और जल भी ले लिया। सूर्य, उसको सूर्य से उसको प्रकाश मिल ही जाएगा, यानी ऊर्जा मिल ही जाएगा। क्लोरोफिल की सहायता से वो ग्लूकोज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करेगा और अवशिष्ट पदार्थ के रूप में पत्तियों के माध्यम से ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। O2 का मतलब वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वो छोड़ देगा और H2O जो है वातावरण में चला जाएगा। H2O यानी जल, जल क्या होगा, पत्तियों के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये 6 और 12 क्यों दिया गया, ये समीकरण को संतुलित किया गया है। मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि उतना अच्छा से तो आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये भारी है, तो मैं आपको फिर भी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, समझिए। यहाँ पर पहले ये 6 कार्बन, यानी कि कार्बन का संख्या 6, इस और तीर के इस और तीर के उस और। देखिए तीर के इस और यहाँ देखिए C यानी कार्बन, कार्बन इससे सटा हुआ है तो 6। ठीक है, कार्बन का संख्या कितना है, 6। तो उस पार में देखिए कार्बन का संख्या 6 होगा है। देखिए यहाँ है कार्बन का संख्या 6, कार्बन का नीचे 6, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, बात एक पड़ता है। ठीक है, तो कार्बन का संख्या यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी कार्बन का संख्या 6। और देखिए यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना है, 6 है। ये दोनों गुना देगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी ऑक्सीजन 12। ऑक्सीजन कितना है, 12। देखिए यहाँ 6 दूनी 12, 6 को 2 गुना कीजिए, 6 दूनी 12, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इधर 12, फिर यहाँ देखिए ये 12 इसके लिए भी, ये 12 इसके लिए भी, तो ऑक्सीजन यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ 12, ये 12, इसको अगर यहाँ कुछ नहीं तो O के नीचे 1 है ना जी, तो 12 को 1 से गुना करेंगे 1, यानी कि ऑक्सीजन इधर 12। ठीक है, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, ऑक्सीजन इधर भी 12 और यहाँ भी किए तो ऑक्सीजन 12, यानी 12 12 24 ऑक्सीजन हुआ। कितना ऑक्सीजन हुआ, 24। तो आइए हम आपको 24 ऑक्सीजन गिन इस और भी दिखाते हैं। ऑक्सीजन 6 इधर हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ और 12 यहाँ, 24। देखिए यहाँ 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, हुआ ना। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ। ये 6 से ये 6 यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 गुना होगा, 6 गुना 1 6, यानी कि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। देखिए 6 को इससे गुना कीजिए, यहाँ 6 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ 12 ऑक्सीजन 12 6। ठीक है, इधर 12 यहाँ 6। ठीक है, 12 6 कितना होता है, जोड़िए तो 18। और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना, 6, 18 6, 18 24 60 24, यानी इधर ऑक्सीजन 24 पुर गया, इधर ऑक्सीजन 24 पुर गया। अब बचा कौन सी, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यानी 12 दूना 24, हाइड्रोजन की संख्या कितना, 12 दूना 24, यानी हाइड्रोजन की संख्या 24। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 12, यहाँ देखिए 6 दूनी 12, इधर 12 हाइड्रोजन यहाँ, 12 हाइड्रोजन यहाँ, तो 12 12 24 हाइड्रोजन। ठीक है, ये संतुलित करना होता है। मैं आपको समझाऊंगा केमिस्ट्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब ना समझाएंगे, नहीं तो फिर पता नहीं कि आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमसे।
ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया है, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि ये वाला समीकरण से उपयुक्त उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो उपोत्पाद के रूप में जो है कि बनता है ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन पत्तियों के माध्यम से बाहर निकलता है तो वातावरण में जाता है, फिर हम लोग ले पाते हैं उसको उपयोग में, जो पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। पौधा क्या करता है, उसको वायु में छोड़ देता है। आइए यहाँ पर देखिए आप प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए बच्चों कि आखिर प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। तो देखिए यहाँ दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों, यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण का कोई अगर स्थान पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है पत्ता। क्या है, पत्ता, पत्ता में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट। और याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसके वजह से पत्तियां हरी होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। पत्तियों के पैलिसेड यहाँ दिया गया बच्चों, पत्तियों के पैलिसेड। मैं आपको बताऊंगा कि पैलिसेड क्या होता है। पत्तियों के पैलिसेड तथा स्पंजी रेनी पेरेन काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। बड़े क्या होते हैं बच्चों, जटिल होते हैं, यानी बहुत मजबूत होते हैं, जटिल होते हैं। फिर यहाँ है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही कहा था पाए जाते हैं, क्योंकि ये अधिकांशतः पौधे की पत्तियां में पाई जाती है। अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है, ये जितने भी ये क्लोरोफिल है ये पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पूछेगा कि पत्तियों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, कहते हैं। एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक माना जाता है। हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक माना जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर क्या है, पूछेगा कि हरित लवक को क्या माना जाता है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है ना, यहाँ अंगक माना जाता है, क्योंकि यही सब के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे कि पत्तियों की बाह्य त्वचा, अगर आप एक पत्ता को तोड़िएगा तो पत्ता का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जैसे मान लीजिए पत्ता का ये सब ये वाला पत्ता का ऊपर, ठीक है, मैं अगर यही हाथ में अगर मैं एक पत्ता बनाऊं ऐसे करके, ये पत्ता होता है ना, देखिए ये पत्ता का है, ये पत्ता का जो ये ऊपरी सतह होता है ना, ऊपरी सतह, वहीं से हम बात करेंगे। अब पत्तियों के बाह्य त्वचा, यही हुआ पत्तियों की ये बाह्य त्वचा है। ये सब पत्ता में देखे होंगे आप लोग, पत्तियों की बाह्य त्वचा। पत्तियों के बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमेटा मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, स्टोमेटा मौजूद होता है। यानी कि अगर मान लीजिए यही पत्ता का यही वाला हिस्सा मान लीजिए, देखिए ये जो है ना, इसमें छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। ये पत्ता है ना, तो पत्ता को अगर आप अच्छा से देखिएगा तो इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। तो उसी को हम लोग पत्तियों में, अगर आप जैसे ये पत्ता है, अगर आप इस पत्ता को कहीं देखिएगा या इसी को जूम कीजिएगा ऐसे करके ना, तो इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसका नाम पड़ता है बच्चों स्टोमाटा। क्या होता है, स्टोमाटा। वही यहाँ पर दिया गया है कि एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। ये अपशिष्ट कोशिकाएं होती है। ये क्या होती है बच्चों, विशिष्ट कोशिकाएं होती है, जिसके मध्य में एक छिद्र होता है। ये छिद्र बंद और खुलता है। यानी ये वाला जो छिद्र आप लोग देख रहे हैं, ये वाला छिद्र, ये खुलता है और बंद होता है। ये खुलता है और ये क्या होता है, बंद होता है। तो जब ये खुलता है तो देखिए ऑक्सीजन चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड चल गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जब ये खुलता है, हालांकि ये पानी जब इसके अंदर भरता है बच्चों, क्या भरता है इसके अंदर, पानी जब भरता है तो ये फूल जाता है, और फूल के ये क्या होता है, अब भरता है। जैसे ही भरेगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर कौन सी घुस जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। और जब इसके अंदर का पानी जब थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तो ये हम लोग कहते हैं कि ये बंद हो चुका है रंध्र। और यही प्रक्रिया प्रतिदिन चलते रहता है और हमेशा चलते रहता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया संपन्न हो पाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है। देखिए यहाँ है ना, मैंने आपको बोला कि पत्तियों के बाह्य त्वचा या
एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिसके मध्य में एक छिद्र होता है, मध्य में एक छिद्र होता है, याद रखना है, छिद्र होता है। ये छिद्र बंद और खुलते हैं, क्या होता है, खुलता भी है और बंद भी होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जब ये पत्ता का बाह्य सतह है, यहाँ देखिए स्टोमाटा दिया गया है, क्या होता है जब पानी भर जाता है इसके अंदर, ये पत्ता के अंदर जब पानी भरेगा ना तो स्टोमाटा खुल जाएगा, जैसे खुलेगा तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और पत्तियों के माध्यम से ही ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। हालांकि ऑक्सीजन के माध्यम से फिर जल भी निकलता है, थोड़ा थोड़ा जो है ना, जल भी पत्तियों के रंध्र खुलने पर बाहर होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं रंध्र की बात करूँ तो आप लोग यहाँ रंध्र को देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग खुली हुई रंध्र एवं बंद रंध्र, बहुत ही अच्छा तरीका समझिए। ये क्या हो बच्चों, खुला हुआ स्टोमाटा है। देखिए जब स्टोमाटा खुलता है तो यहाँ पर देखिए क्या इस टाइप से इसे खुल गया है, खुल जाएगा तो इससे क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। जब ये खुलता है तो उसी टाइम इसके अंदर क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। तो वही यहाँ पर दिया है, देखिए ना, एपिडर है ना, एपिडर्मल कोशिकाएं, ये सब जो एपिडर्मल कोशिका है। पत्तियों को अगर आप लोग जूम करके देखिए या माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो आपको इसी तरह छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा, ठीक है। फिर ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है ना चारों तरफ, ये क्लोरोप्लास्ट है। और मैं आपको बोला हूँ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, बोला हूँ ना मैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही सब्जी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और इसी के साइड साइड में देखिए एक रक्षक कोशिका होता है, ठीक है, गार्ड सेल्स होता है। ये बहुत ताकतवर होता है, ये सबका जो है ना देख रेख करता है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रक्षक कोशिका। ये देखिए ये बंद हो चुका है, ये स्टोमाटा है। स्टोमाटा क्या है, तो पत्तियों में एक छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। वही छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं, याद रखिएगा। ये देखिए बंद हो गया है ना, स्टोमाटा बंद हो चुका है। तो आप बोलिए तो इसका नाम क्या, देखिए यहाँ दोनों तरफ से बता दिया गया कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है और वही क्या करता है, सूर्य से ऊर्जा को खींचने में उसको क्षमता प्रदान करता है। तो आप लोग ये चित्र समझ गए होंगे, जो है कि आप लोग इसको क्या कीजिएगा, कॉपी करके, ठीक है, 2-4 बार इसको रिवाइजिंग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, छिद्र क्या होता है, बंद होता है और खुल सकते हैं, जिसका नियंत्रण नियंत्रण द्वारा कोशिका या गार्ड सेल्स द्वारा होता है। यानी कि ये कब, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये कब खुलेगा कब बंद होगा, ये सब गार्ड सेल्स पर निर्भर करता है, इस पर, रक्षक कोशिका पर। ये कब खुलेगा, ये कब बंद होगा, कब इसके अंदर किया जाएगा नहीं जाएगा, ये सारा देख रेख किसका काम है, तो रक्षक कोशिका का काम है। सर ये आपका कहना है कि, बिल्कुल मेरा कहना नहीं है, बुक का कहना है। देखिए यहाँ पर है कि जिसका नियंत्रण द्वारा कोशिकाओं या गार्ड सेल्स द्वारा होता है। किस सेल्स द्वारा होता है, गार्ड सेल्स, यानी कि रक्षक कोशिका द्वारा होती है। इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल में CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण या, ठीक है, डिफ्यूजन द्वारा चलती है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, रंध्र कब खुलेगा कब बंद होगा, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वारा कोशिकाओं की स्थिति पर भी निर्भर करता है। कोशिकाओं की किस पर निर्भर करता है, स्थिति पर भी निर्भर करती है। जब जब द्वार कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है, मैंने बोला था ना, द्वार कोशिका क्या करता है बच्चों, ये जो द्वार कोशिका होती है जल को अवशोषित करके क्या हो जाएगा, फूल जाता है ना, फूल जाती है तो रंध्र खुल जाता है। जब कोई चीज मोटा हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं घाव लग गया, छोटा सा मान लीजिए, जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हो गया है, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र जो पता नहीं चलता है यहाँ पर, यही मेरा हाथ जब फूल जाएगा तो वो छोटा छोटा छिद्र पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बोला है। तो क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होता है वो पानी को जब एब्जॉर्ब करता है तो वो फूल जाता है, जिससे ये खुल जाता है, वो यहाँ दिया है, इधर गया, हाँ, निर्भर करती है। जब कोशिका जल अवशोषित कर फूल जाती है तो रंध्र खुल जाता है। इसके विपरीत जब कोशिकाओं का जल जो है कि बाहर निकल जाता है, क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, जो है कि सिकुड़ जाता है, रंध्र बंद हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रंध्र क्या हो गया, बंद हो गया। आपको याद रखना है, मैंने वो पहले बता दिया था इसके बारे में। आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सब चीज दिया गया, केवल रीडिंग देंगे आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी दिक्कत आप हमको कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं उसको सही करने का प्रयास करूंगा, ठीक है बच्चों। और नोट्स वगैरह चाहिए अगर, तो जो है कि कांटेक्ट आप हमसे कीजिए,
मिलेगा आपको नोट्स, बिल्कुल मिलेगा, वो भी फ्री मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, 1 रुपया आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए यहाँ बच्चों क्या दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके संश्लेषण के लिए, ये बार बार जो कि देखिए यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा माइनस कीजिए, ये रिकॉर्ड होने में जो है ना झिल झिल टाइप का लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अक्षर आपको सही से दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या है। आवश्यक पदार्थ का अगर मैं बात करूँ, या एग्जाम में ये फंसता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो आप क्या कहिएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की पदार्थों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पर्णहरित, जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं, ठीक है, पर्णहरित। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा होता है जल, और चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको कितने चीजें चाहिए? 4 चीज चाहिए। कौन कौन चाहिए? पर्णहरित चाहिए, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, पर्णहरित 1 नंबर में है। पर्णहरित जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, वो चाहिए। दूसरा चाहिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। और तीसरा चाहिए हमको जल, जिसको हम लोग H2O कहते हैं। और फिर चाहिए हमको सूर्य का प्रकाश, क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, जिससे हमको ऊर्जा मिलेगा। आइए रीडिंग देते हैं, आप लोग केवल देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ बच्चों, ये बार बार झिलझिल करता है। ये बाहर घूम लिया, ठीक हो गया, ठीक हो जाओ। हाँ देखिए यहाँ पर है पर्णहरित या क्लोरोफिल, इसको भी घूमने का मन करता है ना। देखे अभी थोड़ा सा बाहर घुमा दिए, ठीक हो गया। फिर थोड़ा देर बाद कहेगा सर बाहर घूमेंगे, फिर घुमा देंगे, और क्या। देखिए यहाँ पर है पर्णहरित या क्लोरोफिल। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होता है, सही बात है, केवल हरे पौधों में होता है। पर वास्तव में पौधों का हरा होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि पौधा हरा हो तो ही होगा, ठीक है, वही यहाँ दिया है कि पर वास्तव में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है। बहुत सारा देखे होंगे आप लोग, फूल का जो पौधा होता है लाल होता है, फिर भी तो उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, आवश्यक होता है। क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जो बोलते हैं वही लिखा होता है आगे। हाँ, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें भी होती है। जैसे कुछ समुद्री घास, बहुत सारा समुद्री घास होता है बच्चों। अन्य पौधे आप लोग देख पा रहे हैं, कहाँ हैं हम? यहाँ पर हैं, ठीक है। अन्य पौधे अथवा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों, ठीक है, पौधे का रंग जितना महत्व नहीं रखता, ठीक है, और उतना महत्व नहीं रखता जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति रखता है। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही हो संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक गुण है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है बच्चों संपन्न होती है। अतः क्लोरोफिल अणुओं का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। समझ में आया ना बच्चों? बहुत सारा ऐसा पौधा होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, हरे वर्णक नहीं पाए जाते, फिर भी उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आइए फिर इसके बाद यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि बिना क्लोरोफिल की सहायता से, यहाँ पर आपको एक ही चीज यहाँ मायने रखना है कि बिना पर्णहरित या क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। और क्लोरोफिल के वजह से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। इसीलिए क्लोरोफिल के अणुओं को हम लोग प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में कुछ क्रियाकलाप है। अगर आपके पास बुक है तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें यह साबित किया गया है कि आखिर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। ये सारा का सारा ये क्रियाकलाप है, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, ये क्रियाकलाप है, आप रीडिंग दीजिए। यहाँ पर आइए दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए कितना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन,
कार्बन, उसके बाद यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे इस आवश्यक CO2 को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। इधर गया, हाँ यहाँ देखिए, अपने वातावरण यानी कि प्राकृतिक से क्या करते हैं ये बच्चों? प्राप्त करते हैं, है ना। यहाँ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और पौधे इस आवश्यक CO2 को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। CO2 का सबसे बड़ा भंडारण वायुमंडल है। अगर आपसे ये कोई पूछे कि CO2 सबसे ज्यादा कहाँ है, तो कहाँ पर है? प्राकृतिक में है। वही यहाँ जाए, CO2 का सबसे बड़ा भंडारण वायुमंडल है। कौन मंडल है? वायुमंडल है। परंतु वायुमंडल में इसके अलावा और भी गैस अलग अलग मात्रा में मौजूद है। वायुमंडल जो है बच्चों, इसमें और भी गैस अलग अलग मात्रा में मौजूद होता है वायुमंडल में, ठीक है। वायुमंडल में सामान्यतः मुख्य रूप से CO2 जो होता है, CO2 0.03% है। कितना प्रतिशत है? 0.03% है। अर्थात 10,000 भाग से भी 10,000 भाग में से 3 भाग CO2 मौजूद है। कितना भाग में? 10,000 भाग में कितना भाग बच्चों? 3 जो है कि 3 भाग CO2 मौजूद होता है। इसके अलावा लकड़ी, कोयला, ईंधनों के जलने से, जीवाणुओं के द्वारा अपघटन से, श्वसन क्रिया आदि से भी जो है कि CO2 वायुमंडल में मुक्त होता है। समझ में आया? हाँ, जैसे कि छोटे छोटे लकड़ी जलता है, हम लोग लकड़ी जलाते कि नहीं जलाते हैं? बिल्कुल, हम लोग लकड़ी जलाते हैं, जलावन जलाते हैं। बहुत सारा सूक्ष्म जीव है जो कि श्वसन लेता है, तो उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में होता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? पेड़ पौधा खींच के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 में CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और फिर वही ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी एक क्रियाकलाप दिया गया जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अगर रहता तो मैं जरूर बताता, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश प्रक्रिया देख लीजिए, यहाँ वही दर्शाया गया है कि क्लोरोफिल अगर नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, ठीक है। वही यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग बच्चों आज पूरा जंतु वाला खत्म कर लेते हैं, ठीक है। कल पाचन तंत्र वाला स्टार्ट करेंगे। कौन सा? पाचन तंत्र वाला। अब है हम लोगों का जल। है हम लोग का क्या है बच्चों? जल है। देखिए यहाँ हम लोगों ने अभी देखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? अभी मैं आपको बताया कि मैंने अभी यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग को दिख रहा है तो मैंने आप लोगों को पहले प्रकाश संश्लेषण में ये पर्णहरित के बारे में बताया, फिर बताया किसके बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब जल के बारे में बताएंगे, उसके बाद सूर्य प्रकाश के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोग का प्रकाश संश्लेषण के जो घटक है उसका पूरा ब्यौरा खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ जल के बारे में समझिए। जल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम केवल रीडिंग देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सोचिए ये कितना आसान है। देखिए यहाँ दिया गया है, समझिए ध्यान से। ये पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं तथा जल के ही कारण उनमें वृद्धि होती है। जल के कारण ही क्या होती है? उसमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को? बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण के लिए यह एक अनिवार्य घटक है। जल प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अनिवार्य घटक है। किसी एक सरल प्रयोग द्वारा जल की अनिवार्यता को दर्शाना कठिन है, इसलिए कठिन है, ठीक है। नियमित रूप से अगर पौधे को जल न मिले तो वो मर जाते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि अगर हम पेड़ पौधा को पानी नहीं पटाए तो सूख जाता है, यानी मर जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है। लेकिन यह अन्य कारणों से भी हो सकता है। जो पौधे सूख जाते हैं वो अन्य कारण से भी हो सकता है। इसलिए किसान अपने खेतों में लगी फसलों को नियमित सिंचाई करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जितने भी किसान भाई लोग हैं या आप लोग भी होंगे, मैं भी अपने खेतों में क्या करता हूँ? सिंचाई करता हूँ ताकि उसको जल मिल सके। जल मिलेगा तो पौधे मेरा अच्छा खासा बढ़ेगा, अनाज देगा। इसीलिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को नियमित रूप से जल उपलब्ध हो। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उनमें घुले खनिज लवण, यानी कि जैसे कि मान लीजिए खेत में हम क्या डाले? पानी डाले, तो पानी जो हम डाले, पानी में क्या हुआ? मिट्टी में क्या मौजूद है? मिट्टी में जो मौजूद है
क्या, ये वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, आयरन, ये सब क्या होता है, पुनः ये सब घुल जाता है किस में, ये सब जल में घुल के फिर पौधा उसको खींच लेता है, बस पौधा खींचा बस उसमें सारा पोषक तत्व चल गया। और यहाँ दिया साथ साथ उनमें घुले खनिज लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि के यौगिक का अवशोषण करते हैं। नाइट्रोजन से प्रोटीन एवं अन्य यौगिक का संश्लेषण होता है। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक, कौन उत्तक, जाइलम, मैंने बोला था ना आपको उत्तक के बारे में बताऊंगा, यही उत्तक है वो। जाइलम उत्तक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में तथा पत्तियों में पहुंचाया जाता है। यानी कि जड़ क्या करता है, जड़ में मौजूद जल को एक जाइलम उत्तक होता है, जाइलम उत्तक क्या करता है, लेकर उसको पत्तियों में पहुंचा देता है। और फ्लोएम उत्तक क्या करता है, जब वहां पर भोजन तैयार हो जाता है पत्तियों में, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज बन जाता है, तो फ्लोएम उत्तक क्या करता है, सभी उत्तकों को अब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है। तो वही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जाइलम द्वारा पौधों के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में पहुंचाता है। जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है, जलीय पौधे पानी एवं लवणों का अवशोषण अपने बाहरी हिस्सों से आसानी से कर लेता है। बाहरी हिस्सों से क्या कर लेता है, आसानी हिस्सों से कर लेता है बच्चों। तो यहाँ तक हम लोगों का जल की अनिवार्यता था। अब हम लोग ये समझते हैं कि सूर्य प्रकाश हम लोगों के लिए कितना आवश्यक है। कौन प्रकाश, सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश भी हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको भी हम रीडिंग देंगे, समझ में आ जाएगा। प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ है कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। जितना भी हरे पौधे हैं, ये सिद्ध हुआ है कि अगर सूर्य उगेगा, ठीक है, सूर्य उगेगा तो ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगा। वही यहाँ दिया है कि केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करता है। शुद्ध कब करेगा, जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तब ना शुद्ध करके ऑक्सीजन देगा। शुद्ध करता है अंधेरे में, यानी कि अंधेरा में, डार्क में, अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, सूर्य की रोशनी से ही मिलेगा। वो यहाँ दिया है ना, क्योंकि सूर्य की रोशनी के लिए, यहाँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सूर्य की रोशनी की इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। आगे दिया गया है कि हरित पौधा, कौन पौधा बच्चों, यहाँ देखिए, हरित पौधे में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को टैप या विपास कर सकता है एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। कौन, क्लोरोफिल। सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदल सकता है, क्लोरोफिल। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है तथा संश्लेषित कर उसको ग्लूकोज के अणुओं में बदल सकता है। या आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा सर आपको, कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ही क्या करता है बच्चों, सूर्य को ऊर्जा को अवशोषित कर उसको ग्लूकोज में बदलने का दम रखता है। कौन रखता है, तो क्लोरोफिल। इसलिए जब तक सूर्य प्रकाश नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ वही चीज को और विस्तार से दिया गया है। आप लोग केवल यही याद रखिए कि अगर सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो पत्तियों में जो मौजूद है, ठीक है, क्लोरोफिल, जिसको हम लोग पर्णहरित कहते हैं, वो क्या करेगा, सूर्य प्रकाश ले पाएगा नहीं। जब ले नहीं पाएगा तो उसको ऊर्जा में नहीं बदल पाएगा। जब ऊर्जा में नहीं बदल पाएगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। जब नहीं होगा तो पौधा सूख जाएगा। हाँ, अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। हालांकि उतना जरूरी नहीं है, फिर भी हम पढ़ा देते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है, वही यहाँ दिया ना, पौधे विकिरित ऊर्जा को, जो पौधा होता है, पौधा में आप जान ही रहे हैं क्लोरोफिल होता है, पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ती है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके, विकिरण ऊर्जा को क्या करके, अवशोषित करके, खींच के, ठीक है, अवशोषण करके, यानी उसको खींच कर, जो कि तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी
हरी पत्तियों में उपस्थित जल 2 भागों में बढ़ जाता है। जो हरी पत्तियों में जल होता है वो कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है बच्चों? 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, पहला बढ़ता है किसमें? हाइड्रोजन में बढ़ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन में बढ़ जाएगा। ठीक है, पत्तियों में जो जल रहता है, किसमें? पत्तियों में जो जल रहता है वो जब क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य में जो भी ऊर्जा मौजूद है उसको खींचता है, तब वो 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर से यहाँ से एक बार देखिए क्या होता है, हरे पौधे में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों, सूर्य का प्रकाश वही देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ। सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? हरी पत्तियों पर पड़ता है। तब जो उसमें क्लोरोफिल विकिरित ऊर्जा को, क्लोरोफिल विकिरित ऊर्जा को अवशोषण करता है, अवशोषण करता है यानी खींचता है, तथा इस ऊर्जा को क्या करता है, इसी ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित, इसी ऊर्जा के माध्यम से जो हरी पत्तियों में उपस्थित होता है जल, उसको 2 भागों में बांट देता है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर देता है। किस किस में कर देता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाती है। इनमें होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके द्वारा ऑक्सीजन स्टोमेटा, वही जो हम बताए थे ना कि पत्तियों में जो छिद्र होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है एवं वायुमंडल में मिल जाता है। वायुमंडल में क्या होता है? मिल जाता है। और हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना के उसका उपयोग कर लिया। आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छा तरीका से। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर छोटा सा देखिए, यहाँ पे ये भी दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश की आवश्यकता देखिए यहाँ क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि में रियल में अगर बोलूं तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन प्रकाश जल को विभक्त करने के लिए यानी कि जल को 2 भागों में बांटने के लिए आवश्यक है। रियल में अगर बात करूं तो प्रकाश क्या करता है? जल को ही तोड़ता है, जल को तोड़ता है, क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को तोड़ने में कौन मदद करता है? तो वही प्रकाश करता है, नहीं तो प्रकाश का जरूरी नहीं पड़ता। जो प्रकाश होता है, ठीक है, उसको 2 भागों में कौन तोड़ता है? प्रकाश को 2 भाग, प्रकाश जो है आखिर उसमें जाता है, पत्तियों में जाता है, तब ना वहां टूटता है। ये 2 भागों में टूट जाता है, जल 2 भागों में टूट जाता है। कौन कौन भाग में? एक हाइड्रोजन में टूटता है, दूसरा ऑक्सीजन में टूटता है। किस किस में टूटता है? एक हाइड्रोजन में, दूसरा ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन पत्तियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और जो हाइड्रोजन बचा बच्चों, क्या बचा? वो हाइड्रोजन को पौधे क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि यहाँ पर जो ये है ना, ये अभी जो मैं बताया हूँ आपको वही चीज यहाँ पर दिया गया, इसीलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं जंतुओं में पोषण को देखते हैं। कहाँ पर? जंतुओं में पोषण को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जंतुओं में पोषण थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जंतुओं में पोषण क्या दिया है। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जितने भी जंतु हैं वो है ना, पूर्ण रूप से जीवों पर निर्भर होते हैं। वे अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी यानी जो दूसरे पर आधारित होते हैं, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी होते हैं। जो इनके लक्षण है, इनके क्या है? लक्षण है। परपोषी जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संपोषी हो सकते हैं। परजीवी को ही हम लोग प्राणी संपोषी कहते हैं, याद रखिएगा। परजीवी को ही क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं या कह सकते हैं। आगे है यहाँ पर हम लोगों का कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी यानी कि परजीवी, विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी यानी कि परजीवी जंतुओं से भोजन का अंतर्ग्रहण विभिन्न प्रकार से होता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों में अंतर्ग्रहण का मतलब वह भोजन को ग्रहण करने का तरीका अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे कि अमीबा। अब मैं केवल आपको बिना ये देखे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आप लोग अमीबा को देख रहे होंगे। अमीबा यहाँ है। अमीबा में भोजन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अमीबा में क्या होता है देखिए, समझिए ध्यान से। अमीबा क्या है? तो सर अमीबा एक प्राणी संपोषी जीव है। ये क्या है? एक प्राणी संपोषी एवं मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है।
ठीक है जी। जो किसका बना होता है बच्चों, कूट पादों का बना होता है। किसका बना होता है, कूट पादों का। ये जो है ना कूट पाद, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए कूट पाद है, ये सब जो है ना, ये सब हिस्सा, ये सब वाला जो हिस्सा, यही सब कूट पाद है, कूट पादों का बना होता है। अमीबा किसका बना होता है, कूट पादों का बना होता है। ठीक है, अमीबा अक्सर क्या करता है बच्चों, अमीबा का अगर मुख्य भोजन की मैं बात करूं, ये अमीबा है। हालांकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा को आप जैसे मन तैसे कर दी, वो अमीबा का निर्माण हो जाएगा। जैसे कि मैं एक पेपर लेता हूँ और मैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ये मैं ऐसे कर दे, ये एक अमीबा हो गया। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ये भी एक अमीबा कर सकते हैं, क्योंकि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा किसी तरह का हो सकता है, अमीबा किसी तरह का। देखिए ये कर दे ना, ये अमीबा हो गया, ये भी अमीबा, ये भी अमीबा। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का भोजन अगर पूछेगा तो अमीबा का भोजन बच्चों क्या होता है, याद रखिएगा। अमीबा का भोजन होता है बच्चों छोटे छोटे बैक्टीरिया, डाइटम। क्या होता है, अमीबा का भोजन छोटे छोटे बैक्टीरिया, डाइटम एवं एक कोष के जीव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अमीबा के लिए भोजन कैसे करता है हम लोग ये जानते हैं। अमीबा में भोजन 3 तरह से होता है। अमीबा में पोषण पहले होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब वो क्या करता है, भोजन को अपने अंदर लेता है। अमीबा क्या करेगा, भोजन को अपने अंदर लेगा, जो अंतर्ग्रहण करेगा। फिर अमीबा क्या करता है, भोजन जब इसके अंतर जाता है, तो अमीबा में होता है एक बच्चों रसधानी होता है। फिर वहां पर क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है। क्या होता है, पाचन। जब पाचन हो जाएगा तो शरीर के किसी भी अंग से बहिष्कृत कर देगा, यानी बाहर कर देगा। क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, आपको याद रखना है, शरीर के किसी भी अंग से उसको क्या कर देगा, तो बाहर कर देगा। यस या नो। तो आप लोग यहाँ पे ये समझिए, देखिए यहाँ पर एक अमीबा देख रहे हैं। अमीबा क्या करता है, सबसे पहले जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अमीबा के पास अगर कोई भी भोजन है, मैं एक छोटा सा अगर कोई भी चीज लूं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा ये लेता हूँ, ये देख पा रहे हैं काला वाला भाग। अमीबा क्या करता है, मेरा हाथ को आप अमीबा समझिए। अमीबा क्या करते हैं, इस तरह से इसे करके जाएगा, और ये जो अमीबा है, ठीक है, इधरों से अपना हिस्सा कुटपात को इसे बड़ा करेगा, ऐसे बड़ा किया, करते 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 भोजन को कहाँ ले लिया, अपने अंदर ले लिया, हाथ के अंदर ले लिया। अब अंदर में क्या होता है बच्चों, रसधानी होता है, उससे रस निकलता है, इस पर क्रिया करता है, इस पर क्रिया करके इसको पूरे पचा लिया। अब क्या करता है, इसके अंदर जो भी काम होगा, इसके अंदर के जितना भी मौजूद होगा, क्या पोषक तत्व को अमीबा खींच के शरीर के किसी भी अंग से उसको बाहर कर देगा। उसका निश्चित स्थान नहीं होता कहाँ से बाहर करेगा, कहीं से बाहर कर देगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे हैं, ये अमीबा वाला चित्र आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि अमीबा क्या किया, एक भोजन को अपने अंदर लिया है, तो अंदर लेके जो ये केंद्रक होता है, फिर यहीं पर राजधानी भी होता है, यहाँ से वो अपना भोजन को पचा लिया बच्चों, भोजन को पचा के देखिए शरीर के किसी भी अंग से निष्कासन कर दिया। देख रहे हैं ना, अमीबा क्या करता है, अपना भोजन को कहीं से भी बाहर कर देगा, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा एक कोष के जीव होता है, आपको हमेशा याद रखना है। अमीबा किसका बना होता है, कुटपादों का बना होता है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, डाइटम है, एक कोष के जीव है, याद रखना है। ठीक है, शैवाल है, बैक्टीरिया है, यही उसका मुख्य भोजन होता है। फिर इसी तरह का बच्चों एक और होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, मैं अगर फिर से बताऊं तो अमीबा क्या करता है, अमीबा उत्पादों का बना होता है। ये कहीं से भी, जैसे कि अगर हम यहाँ भोजन अगर उसका वहां रख दें, अगर यहाँ पर हम भोजन रख दें यहाँ पर, तो अमीबा क्या करेगा, इसको और इसको फैला के भोजन को अपने अंदर ले लेगा, तो वो अंतर्ग्रहण करेगा। क्या करेगा, अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर गया। फिर उसको क्या करेगा, अंदर में राजधानी होता है, जैसे कि यहाँ केंद्रक दिया है ना, उसी तरह अमीबा में कहीं पर राजधानी होता है, ये साइड से समझ जाइए राजधानी। नहीं तो आप यहाँ देखिए राजधानी कहाँ है ना, राजधानी अमीबा में राजधानी है। इससे क्या करेगा, राजधानी क्या करेगी, इससे रस निकलेगा और इस पर क्रिया करके इसका सारा पोषक तत्व को खींच लेगा। सारा पोषक तत्व को जब वो खींच लेगा बच्चों, तो शरीर के किसी भी अंग से अमीबा बाहर कर देगा। किसको, वो उसी को। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देता है। तो अब अमीबा की तरह एक और प्रकार का एक जीव होता है बच्चों, जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है, पैरामीशियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सर पैरामीशियम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। पैरामीशियम भी एक प्रकार का एक कोष के जीव है। ये देखिए, ये देख पा रहे होंगे, ये एक पैरामीशियम है। पैरामीशियम भी क्या है सर, एक प्रकार का जीव है, जो किसका बना होता है बच्चों, सिलिया का। इसके चारों तरफ जो है ना, ये सब जो देख रहे हैं, सिलिया है। क्या है, सिलिया है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर एक भोजन यहाँ है, तो भोजन ये सिलिया क्या होता है, गति करता है, गति करते 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 भोजन को यहाँ लाएगा। भोजन को यहाँ ला के इसके अंदर भी, ठीक है, पैरामीशियम के अंदर भी जो है कि राजधानी होता है। इधर से भोजन गया, इधर से आके फिर यहाँ पर गया, भोजन का जो कि यहीं पर पाचन वगैरह हुआ, इस तरह होते होते चारों तरफ से घूम के जो है कि इधर से बाहर निकल जाता है। क्या बच्चों, क्या
तो वही जो शेष पदार्थ बचा होता है। तो यहाँ पर एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिए आप लोग कि यह एक प्राणी समभोजी है। यह क्या है? एक प्राणी समभोजी एक कोशिकीय एवं एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम अमीबा की भांति मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है बच्चों। अब हम लोग का ये समाप्त होने वाला है। अगले अध्याय में मैं आपको मनुष्य का पाचन तंत्र बताऊंगा। मैं यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक। आगे है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। किसका आकार से निश्चित होता है? पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। सिलिया से ढका होता है। इसका जो शरीर है किससे ढका होता है मैं आपको बताया। ये देखिए यहाँ सिलिया है ना, सिलिया। इसका ये जो शरीर है ये किससे ढका होता है बच्चों? सिलिया से ढका होता है। किससे ढका होता है? सिलिया, ठीक है, सिलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। एक निश्चित, इसमें एक निश्चित स्थान बना हुआ है, देखिए, है ना। शरीर में एक निश्चित स्थान बना हुआ है कि इधर से भोजन करेगा, इधर से निष्कासन करेगा, इधर से भोजन करेगा, इधर से निष्कासन करेगा। इसके लिए एक निश्चित स्थान बना होता है, भूलना नहीं है आपको। इसके लिए एक निश्चित क्या बना होता है बच्चों? स्थान बना होता है, वो यहाँ दिया गया है। सिलिया से ढका होता है पैरामीशियम, जो कि मुख्य भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। कोशिका मुख, या इसी को हम लोग कहते हैं साइटोस्टोम कहते हैं। सिलिया से लगातार होने वाली गति भोजन के कणों को क्या करता है? कोशिका मुख की ओर लेके जाता है। यानी कि ये गति कर करके, मान लीजिए अगर भोजन यहाँ पर है, भोजन यहाँ पर है, तो सिलिया में गति होता है। गति धीरे धीरे ऐसे 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 करके ऐसे 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 करते रहता है, ठीक है, ऐसे 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 करते रहता है। तो ये गति करते हुए भोजन को लाएगा। भोजन को लाते 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 यहाँ मुख पर ला देगा। बस इससे ये भोजन कर लेगा, अंदर में जाएगा। फिर अंदर में यहाँ पर देख ही पा रहेंगे आप लोग, यहाँ भोजन के कण है। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है ना, कोशिका का मुख है। फिर यहाँ राजधानी, ये अंदर में सब है। जिस प्रकार मनुष्य में होता है ना, लीवर फेफड़ा तेफड़ा होता है ना, पाचन तंत्र के लिए होता है ना, पाचन तंत्र वाला अंग होता है ना, उसी तरह अंदर जाके पाचन होके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह बच्चों हम लोग यहीं तक आज रखते हैं। फिर अगले अध्याय में मैंने पाचन तंत्र को पढ़ा के केवल हम लोग का पाचन तंत्र बचा हुआ है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके ये चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत ही मेहनत लगता है। मैं पार्ट वाइज पढ़ाता हूँ, इसलिए जो है कि मेरा वीडियोज लंबा बनता है अक्सर। क्योंकि आपको ये बात याद रखना होगा बच्चों कि अगर आप पार्ट वाइज पढ़िएगा और संपूर्ण पढ़िएगा, हर एक टॉपिक मैं आपको कवर कर रहा हूँ, तो वीडियो लंबा होगा। जिसमें बच्चों मैं अभी 2 क्रियाकलाप छोड़ दिया, अगर मैं वो क्रियाकलाप करता तो ये वीडियोस और लंबा बन जाता, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।